दुनिया के ऊपर एक जो संकट मंडरा रहा है जलवायु परिवर्तन को लेकर, कैसे COP28 एक बड़ा मंच साबित होगा समाधान के लिए जो मंथन हो रहा है, क्या कुछ खास है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा विशेष भी कि किस प्रकार से COP28 अपने आप में क्लाइमेट जस्टिस पर भारत का जोर है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। COP28 क्लाइमेट जस्टिस पर भारत का जोर, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को बहुत गंभीरता से रखा और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ गए। उनका आपसे परिचय कराते हैं। एम्बेसडर दिलीप सिन्हा जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल पहला यही कि जब दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए, मंथन करने के लिए जब वैश्विक मंच पे मौजूद होती है, तो भारत की मौजूदगी महज मौजूदगी नहीं बल्कि एक वैश्विक नेता के तौर पर जो एक समाधान देता हुआ देश नजर आता है इस प्रकार की समस्या से लड़ने के लिए, उस प्रकार की मौजूदगी दिखाई पड़ती है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को, भारत की मौजूदगी को और समस्या से समाधान की ओर आगे बढ़ते पहल को? जैसा आपने कहा, धन्यवाद आरेंद्र। ये जो जलवायु की समस्या है, जलवायु परिवर्तन की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और एक बहुत जटिल समस्या है। और इस समस्या पर जो जो नेता वहाँ विचार कर रहे हैं, उसमें भारत का जो भागीदारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत अभी इसी वर्ष भारत ने G20 का समिट आयोजित किया, जिसमें कि जो न्यू दिल्ली घोषणा जो अडॉप्ट की गई, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातों पर समझौता हुआ था G20 के नेताओं में। और इनको इस G28 में, इस COP28 में लाना और यहाँ पर उन विषयों पर सहमति तो हो चुकी है, लेकिन उस पर आगे कार्रवाई करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यही जो तीन जो प्रमुख पहल किए हैं भारत ने, जो इनिशिएटिव लिया है भारत ने, वो तीन पहल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्हीं तीनों पर जोर दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री भारत की भागीदारी में, ताकि एक तो क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन जो है, जिस पर कि कार्रवाई बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो जितनी भी आवश्यकता है विकासशील देशों की क्लाइमेट फाइनेंस की, उसका लगभग 10वां हिस्सा ही पूरा हो पाया है। और यद्यपि कई देश वायदे करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते हैं। तो ये जो पहल है भारत की कि इस इनिशिएटिव को और मजबूत किया जाए और जो वायदे होते हैं उसका निरीक्षण पूरी तौर पर किया जाए, वो पहल बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब दृष्टिकोणों से भारत की भागीदारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस COP28 में। जी सर, हम आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ दूसरी खास मेहमान भी जुड़ गई हैं। सुरुचि बड़वाल जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एयर क्वालिटी, टेरी से आप ताल्लुक रखती हैं। सुरुचि जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, किस तरह से आप देखती हैं, क्योंकि भारत की ओर से ग्रीन क्रेडिट की एक बड़ी पहल वैश्विक स्तर पर आज प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से की गई, आपको लगता है कि दुनिया के सामने जितनी बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की है, उतने ही बड़े समाधान अभी दिखते नहीं है, लेकिन भारत लगातार हर वर्ष हर वैश्विक मंच पर कुछ ना कुछ ऐसा समाधान देता नजर आता है इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए? जी जी, हर देश के लिए जरूरी है एक्चुअली कोई प्रोग्राम स्कीम्स कि वो इंट्रोड्यूस करें, लॉन्च करें। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि साल भर साल जब हम इस विषय के बारे में बात करते हैं, उसकी गंभीरता बढ़ती जा रही है। इसीलिए हर देश से उम्मीद है कि वो जितना कर सकते हैं, चाहे हम उसको मिटिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, चाहे हम उसके क्लाइमेट के रिस्क्स के बारे में बात करें और उसके रिस्क्स के लिए रिस्पॉन्सेस जो हमें बेसिकली तैयार करने चाहिए उसके बारे में बात करें। आई थिंक हर कंट्री को बेसिकली अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अगर हम कहेंगे, या बेस्ट एफर्ट्स जो हैं वो दिखाने की जरूरत है, जिससे कि हम इस विषय को डील कर सकें। उस कॉन्टेक्स्ट में भारत का जो रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेज, नए तरीके, जिससे कि हम इस इशू को एड्रेस कर सकें। जैसे कि इस साल हमने ग्रीन क्रेडिट के बारे में बात की, ऑफ कोर्स हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है विद रिगार्ड्स टू हम किस तरह से अपने आप को संतुलित कर सकें, जिससे कि हम ग्रीन क्रेडिट्स को मेजर कर सकें और बेसिस विच बेसिकली हम
अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात कर सकें कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर सक रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिडक्शंस एंड चेंजेस टू द क्लाइमेट। तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आई थिंक जो चैलेंज रहेगा या जहां हमें चुनौती रहेगी, जहां पे वो देखना पड़ेगा कि ये ग्रीन क्रेडिट स्कीम या प्रोग्राम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है और इसके मेजरमेंट फ्रेमवर्क्स जो हैं, इसको हम कैसे नापेंगे कि हमने इतने क्रेडिट्स जनरेट किए हैं और कौन इसको नापेगा, कौन इसका हिसाब किताब रखेगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा। आई थिंक ये सब चीजें भी बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जब ये पहल की गई है तो इसका फ्रेमवर्क भी भारत एक तरीके से लेकर आएगा। एंबेसडर सिन्हा, आपको लगता है कि भारत लगातार ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज रहा है, और अगर हम जलवायु परिवर्तन के लिहाज से देखें तो जो अविकसित या गरीब मुल्क हैं उन तक जो फाइनेंस पहुंचे, उन तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सके, ये एक बहुत बड़ी वक्त की ज़रूरत है। भारत जिस प्रकार से G20 की अध्यक्षता में उनकी आवाज़ को रखता रहा है, इस वैश्विक मंच पर भी आज प्रधानमंत्री ने रखा, आपको लगता है कि ये भी एक प्रमुख कारण है, इस वजह से शायद भारत की बात को वैश्विक या दुनिया का एक बड़ा समर्थन मिलता दिखाई पड़ता है? हाँ बिल्कुल, आपने जैसा अभी बताया, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो भारत ने लिया है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन में है वो है कि जो ग्रीन हाउस गैस वातावरण में पहुंच चुके हैं और जिनसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उन्हें कैसे हटाया जा सके, उसे सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। जिसका मतलब है कि इस ग्रीन हाउस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे निकाला जा सके वातावरण से। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो वर्तमान जो प्राकृतिक तरीका है वो है वृक्षारोपण, यानी पेड़ लगाना, जिससे कि ये कार्बन वातावरण से निकाला जा सके। और ये जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, जिसमें कि जो परती जमीन है, जो खाली जमीन है या बेकार जमीन है, उसमें पेड़ लगाकर जो व्यक्ति उस जमीन, जो किसान वहां पर जब काम करता है, उसे क्रेडिट मिल सकता है, ताकि वो पेड़ लगाए और उससे क्रेडिट मिले, ताकि उसे आर्थिक सहायता मिल सके। क्योंकि अभी यदि परती जमीन पड़ी हुई है तो उससे किसान को कोई लाभ नहीं पहुंचता है। तो इस प्रकार के जो प्रैक्टिकल उदाहरण है भारत के पास, इनसे जो साउथ के जो देश हैं, जो दक्षिण के देश हैं, उनको भारत नेतृत्व प्रदान करता है अपने उदाहरण द्वारा, कि ऐसे ऐसे कार्य हैं जो कम कीमत पे दक्षिण के देश लागू कर सकते हैं, और उनसे विश्व के अन्य देश इस इनिशिएटिव के अंतर्गत उनको आर्थिक सहायता प्रदान कर सके, उन्हें ग्रीन क्रेडिट दे सकें, ताकि उन्हें इन वृक्षों को लगाने में उन्हें आर्थिक सहायता, उन्हें आर्थिक लाभ भी हो सके। जी, सुरुचि जी, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में दुनिया की लगभग 17% आबादी रहती है, और कार्बन एमिशन में का ग्लोबल अगर हमारा देखें स्तर तो 4% से भी कम है भारत के लिहाज से। आपको लगता है कि भारत इतनी बड़ी आबादी के साथ भी कितनी तेजी से क्लाइमेट एक्शन प्लान को ज़मीन पे उतार रहा है? हमने दुनिया के सामने तमाम उदाहरण रख के दिखाएं। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण या नज़ीर के तौर पर है दुनिया के तमाम देशों के लिए कि वो भारत से देखें, सीखें और उस तरीके की पहल को आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, हमने बहुत एरियाज में एक्चुअली ग्लोबल लीडरशिप दिखाई है इस इशू में। अगर आप देखना चाहें, G20 में जो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस अनाउंस हुआ था, उसका भी कंट्रीब्यूशन विद रिगार्ड्स टू कैसे आपके ट्रेडिशनल फ्यूल्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। भारत ने दुनिया में इंटरनेशनल सोलर अलायंस और CDRI जैसे संस्थाओं की स्थापना करके बेसिकली एग्जाम्पल सेट किया है कि हम लीडरशिप रोल्स प्ले कर सकते हैं, जिसमें कि हम अकेले नहीं चलना चाहते हैं इस रास्ते पे, हम कलेक्टिव लीडरशिप पे बिलीव करते हैं। एंड अगर आप देखते हैं G20 में जो हमने एग्जाम्पल सेट किया दुनिया के लिए, बेसिकली ये है कि जब हम इन लार्ज अनाउंसमेंट्स को करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हम अकेले नहीं चल रहे हैं उन रास्तों में, पर बाकी सारे देश भी हमारे साथ उन रास्तों पे चलें और उनको बेसिकली इम्प्लीमेंट करें। तो हम कलेक्टिव लीडरशिप पे बिलीव करते हैं, और उससे जो ट्रस्ट का एनवायरनमेंट है कंट्रीब्यूशन के लिए, और जो सहमति का जो एनवायरनमेंट है, जो डिफरेंट कंट्रीज का जो बनता है, वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो भारत का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है। बट ऑफ कोर्स मैं ये भी कहूंगी कि हमें भी इम्प्लीमेंटेशन जो है भारत को भी देखना पड़ेगा। जो ये सब अनाउंसमेंट्स हमने की हैं, जो सब एरियाज हमने अनाउंस किए हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम भी इसको कैसे बेसिकली कर रहे हैं देश के अंदर, जिससे कि हमारा कंट्रीब्यूशन और बेसिकली विजिबल हो सके और स्ट्रांग होके उभरे।
जी मिस्टर सिन्हा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से क्लाइमेट फंड को लेकर बात होती थी या फिर किस प्रकार से फाइनेंसेस उपलब्ध कराए जाएं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात होती थी, लेकिन COP28 में एक बड़ी सहमति क्लाइमेट डैमेज फंड को लेकर बनी है। यूएई से लेकर तमाम कई देशों ने इसमें कंट्रीब्यूशन को लेकर अपना ऐलान भी कर दिया। आपको लगता है ये पहली बार है कि जब गरीब मुल्कों के जो कि इससे ज़्यादा प्रभावित है इस समस्या से, उनके लिए समाधान का एक ज़मीनी और व्यवहारिक रास्ता निकालने में मदद सामने साफ तौर पे दिखाई पड़ेगी? जी, आशा तो यही है। ये जो डैमेज फंड है, लॉस एंड डैमेज फंड, ये बहुत वर्षों की लड़ाई के बाद पिछले वर्ष जो समिट हुआ था उसमें अडॉप्ट किया गया था, लेकिन एक वर्ष में इसमें कोई भी पैसा नहीं आया था। इस वर्ष यूएई ने $100 मिलियन का ग्रांट अनाउंस किया है, और उसके साथ साथ जर्मनी ने किया और फिर अन्य देशों ने किया। अमेरिका ने $17 मिलियन किया, जिसकी बड़ी आलोचना हुई कि ये बहुत कम है। सब मिलाकर करीब $450 मिलियन का पैसा इसमें आया है, लेकिन ये बहुत ही कम है, क्योंकि जिस प्रकार का नुकसान देशों को हो रहा है जलवायु परिवर्तन के द्वारा, आप देख रहे हैं आंधी तूफान, डिसर्टिफिकेशन जो हो रहा है, और एक प्रकार के नुकसान हो रहे हैं गरीब देशों को। उसमें जो नुकसान हो रहा है वो कई $बिलियन का नुकसान है, और ये तो यूएन ने भी अपने अनुमान में लिखा है। तो ये जो 450 मिलियन जो इकट्ठा हुआ है अभी, वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, लेकिन फिर भी कुछ शुरुआत तो हुई। चलिए, इतना तो आगे बढ़ा, कम से कम ये जो प्रिंसिपल है वो एक्सेप्ट हो गया है, और अब आगे शायद कुछ उम्मीद की जा सकती है और उस पर प्रयास जारी रखना होगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, लेकिन ये कम जरूर है, लेकिन एक बड़ी शुरुआत तो कम से कम हुई है, और इस तरीके से ही शायद विकसित देशों पर दबाव बनेगा और बेहतरी से आगे आए और इसमें फंड में कंट्रीब्यूट करते नजर आए। फिलहाल वक्त इतनी है अनुमति दे रहा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मिस्टर सिन्हा और सुरुचि जी, आपका आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।